ओके, तो पहला सवाल, बीइंग अ जर्नलिस्ट यू हैव हैड एन एक्साइटिंग करियर, व्हाट इज दैट मेड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन बिग बॉस? अ, मैं हमेशा ज़िंदगी में कुछ नया करने पे बिलीव करता हूँ। और मैंने बिग बॉस का जब मेरे पास ऑफर आया तो मैंने काफ़ी सोचा विचारा इसके बारे में। काफ़ी सोचा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जर्नलिज्म मैंने सब कुछ कवर किया, डिप्लोमेसी भी कवर की है, पॉलिटिक्स मेरी बीट रही है, बाकी काफ़ी कुछ किया है। मतलब हर विधा, जर्नलिज्म की हर विधा में मैंने काम किया। रिपोर्टर रहा हूँ, एंकर रहा हूँ, प्रोड्यूसर रहा हूँ, कॉपी राइटर रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ। मुझे लगा कि 31 साल पत्रकारिता में हो गए थे, 30 साल मैंने पिछले साल पूरे किए हैं। तो वो जो है, मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए। तो जब ऑफर आया तो बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे लगा कि ओटीटी, क्योंकि हमने शायद एक डिकेड पहले, एक दशक पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म भी आएगा। जब हम बच्चे थे तो हमको तो दूरदर्शन ही दिखता था। दूरदर्शन के बाद सैटेलाइट चैनल आया, सैटेलाइट चैनल के बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद ओटीटी आया। तो मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन से जुड़ूं, उनकी बातें समझूं। कि मैंने देखा सोशल मीडिया के कई इन्फ्लुएंसर्स इसमें आते हैं, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन ऐसे फॉलोअर लेके रहते हैं। और 2 मिनट फेम, 2 मिनट शेम, ये हर तरह के चीजें होती हैं। तो मैं चाहता था कि रियल जिंदगी में ऐसे घर में रह के इस तरह के इन्वायरमेंट में उनसे बात करने का शायद मौका नहीं मिलेगा। जाऊंगा तो एक आधे घंटे का इंटरव्यू कर लूंगा, 15 मिनट का इंटरव्यू कर लूंगा अगर जरूरत पड़ती है। अब तो खैर मैं पॉलिटिक्स ही ज़्यादा कवर करता हूँ और गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, इस तरह की सीरियस चीज़ें करता हूँ। तो ये भी होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि नई यंगर जनरेशन से मिलने के लिए बिग बॉस से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं होगा। और अगर आपको रियलिटी करना है, हालांकि मैं स्टार एंकर पहले कर चुका हूँ, तो और रियलिटी प्लेटफॉर्म में जाना है, आपको गियर स्विच करना है, तो बिग बॉस से बेहतर चीज़ क्या होगी। इसलिए मैंने सोचा यंगर जनरेशन से जुड़ने के लिए, लाइफ में कुछ नया करने के लिए, कुछ नए एक्सपीरियंस लेने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। You think this show is made for journalists? We usually go by facts. Facts are vigilant all the time, and lots of traits. Will these qualities help you in the house? अब बिल्कुल हेल्प करेगी, क्योंकि हम जर्नलिस्ट को हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना आता है। और अपने 31 साल के अनुभव में मैंने हर तरह की सिचुएशन हैंडल किए। मैंने कोई बड़े हैप्पी इवेंट्स कवर किए हैं, तो मैंने नेचुरल कैलेमिटी जैसे गुजरात अर्थक्वेक कवर किया है, जैसे मैंने उड़ीसा का साइक्लोन कवर किया है, जैसे मैंने सुनामी बहुत एक्सटेंसिवली कवर की है जब 2004 के अंत में आई थी और 2005 तक उसका आफ्टर इफेक्ट जनवरी में चलता रहा था। तो हमने हर तरह की सिचुएशन को हैंडल किया है। हमने सरकार बनते देखी है, चुनाव होते देखे, तो सरकार गिरते भी देखी है। और मैंने तो पिछले 31 साल में दुनिया के जितने बड़े इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो संसद पर हमला हो, चाहे वो चाहे वो आगरा समिट हो, चाहे वो करगिल वॉर हो, चाहे वो 7/7 की लंदन बॉम्बिंग हो, चाहे मैंने जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के नाम लिए वो हो, चाहे सार्क की समिट्स हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, दुनिया के हर भाग से रिपोर्ट किया है। तो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करते आता है, हर तरह के लोगों से हैंडल किया है, हर तरह की एक्सपेरिमेंट्स टेलीविजन के न्यूज़ रूम स्टूडियो के अंदर किए हैं, क्रिकेट बहुत किया है, बॉलीवुड बहुत किया है। तो जब ये सब कर सकते हैं, तो बिग बॉस में 5 हफ्ते या 6 हफ्ते या 8 हफ्ते लोगों के साथ रहना, ये कोई नई बात नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ जरूर मिस करूंगा, मेरा फोन जिसको देखते रहने की आदत मुझे जो है 24 घंटे है। और आजकल तो देखता हूँ बच्चे एक डाइनिंग टेबल पे, माँ बाप बच्चे सब बैठे हैं और मालूम बड़ा सब खाना भी खा रहे हैं और सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, फोन पे लगे हुए हैं। तो ये डिजिटाइज होने के नुकसान है, लेकिन उसके फायदे भी बहुत हैं। बहुत है, हाँ. So, how do you plan to deal with the manipulation in the show? जो मैनिपुलेशन होता है, आप करेंगे या हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? अब मैं मैनिपुलेट करूंगा या मैनिपुलेट हो जाऊंगा, ये तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ. लेकिन मेरा ये मानना है कि जिंदगी मैनिपुलेशन है। हम्म. कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं। तो जिंदगी में आपको हर तरह की चीजें देखने को मिलती है, हर तरह की चीजें करने को करने को मिलती है, मिलता हर तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। कभी कभी माँ का बेटे से भी झगड़ा हो जाता है और बेटे का माँ से भी झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह की कई सारी सिचुएशंस आएंगी। बट हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं, आपको लग रहा है कि मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ,
तो ये मान के चलिएगा कि मैनिपुलेट अपनी मर्जी से हो रहा हूँ, किसी और कंटेस्टेंट की मर्जी से नहीं। हाँ। तो मुझे चीज़ें बतानी भी आती है और मुझे चीज़ें छुपानी भी आती है। हम्म, 31 साल में मेरे पेट के अंदर इतनी बातें पची हुई है कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ ना, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो। बड़े-बड़े लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो मैं किस मोड में ओटीटी में जाऊँगा मैं आपको ये नहीं बता सकता। हाँ। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा ज़रूर करूँगा, जो आज तक जर्नलिज़्म सर्किल में जो मैंने महसूस किया, जो मैंने आई विटनेस देखा देखा है, है। तो मैं ऐसी कुछ बातें ज़रूर कहूँगा और किन कारणों के आधार पर कहूँगा। हाँ, पॉलिटिक्स से विद रिलेटेड ज़्यादा फैक्ट्स। होंगी, हाँ, कंट्रोवर्सीज़ ज़्यादा होंगी, लेकिन विद फैक्ट्स कहूँगा और अपने अनुभव के आधार पर। सो आपका अनसेंसर्ड रूप देखने मिलेगा बाहर, जो चीजें बिल सेंसर्ड हो गई थी। बिल्कुल अनसेंसर्ड और एक्चुअली खबर जब बनती है ना, तो खबर के पीछे क्या होता है और वो खबर कैसे आप तक पहुँची है। एक ज़माना तो ऐसा था ना, आप या तो दूरदर्शन का समाचार देखते थे। दूरदर्शन भी जब हम बच्चे थे तब दूरदर्शन आया ही आया था। आपको पहले 24 घंटे अखबार देखने होते थे। 24 घंटे में अखबार एक बार आपके घर में आता था, तब आपको खबर मालूम पड़ती थी। हमारे बाप दादा लोग रेडियो सेट से जुड़े रहते थे, तब वो बोलते थे बीबीसी लंदन बताएगा कि इंदिरा जी की मौत हुई कि नहीं। आज तो आप देख रहे हैं 24 घंटे। और मीडिया आया तो उसके बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद मीडिया आया तो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आया उसके बाद पैरेलल मीडिया आ गया, पैरेलल मीडिया आ गया उसके बाद यूट्यूब आ गया। तो हर तरह की चीजें अब आपको देखने को मिल रही है ना। तो एक जमाना वो सोचिए जब इन्फॉर्मेशन के लिए आप घंटों इंतजार किया करते थे, किसी एंटीना या किसी रेडियो के सिग्नल के मिलने का इंतजार किया करते थे। लेकिन हाँ, 31 साल में मैंने बहुत सेंसर किया है अपने आप को और बहुत अनसेंसर करने वाला हूँ इस इन 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 अगले कुछ हफ्तों के अंदर। और हर दिन मैंने सोचा है कि कुछ नया करूँगा, हर दिन सोच के आया हूँ कि कुछ नई चीज करूँगा, कुछ नई बात बताऊँगा। और बिग बॉस से भी बात करूँगा कि बिग बॉस आज मेरे पास ये कहने के लिए है, आप अलाउ करेंगे क्या? अगर बिग बॉस अलाउ कर देंगे तो कह दूंगा। सो मैं वही, जैसे पहले कुछ जर्नलिस्ट पहले कुछ जर्नलिस्ट जो आए थे, उनका जर्नी इतना अच्छा नहीं रहा। तो आपको लगता है कि आपका जर्नी अच्छा जाएगा? आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करोगे इस माहौल में? देखिए, एडजस्ट करना तो एक चैलेंज होगा, क्योंकि आप जो लाइफ में करते हैं आपको दुनिया भर के कंफर्ट होते हैं, है ना। 24 घंटे आप अगर मैं कोई शो करने जा रहा तो उससे पहले मेरे स्टाइलिस्ट मेकअप रेडी जाएगा, मेकअप वाला मेरा मेकअप कर देगा, मेरे साथ 4 प्रोड्यूसर होंगे जो फैक्ट्स बता देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि हमको 90% चीज़ें हमारी स्क्रिप्टेड नहीं होती है, हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं, मन से बोलते हैं। हाँ, तो एडजस्ट करना चैलेंज होगा। आप दुनिया भर के कंफर्ट छोड़ के जा रहे हैं, आप घर में हैं या ऑफिस में हैं तो टाइम पे आपको खाना मिल जाएगा, आपके घर की सफाई हो जाएगी, ये सब वहाँ पर खुद करना पड़ेगा। तो हाँ, ये बड़े चैलेंजेस होंगे। और हम तो जब नेचुरल कैलामिटीज कवर करने जाते हैं तो मुझे याद है कोई अर्थक्वेक के टाइम पर मैं सिर्फ एक कपड़ा पहन के गया था, लगभग 2 हफ्ते एक कपड़े में ही रहा था। तो वो सिचुएशन भी देखिए, तो यहाँ तो काफी कुछ है, काफी कुछ इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और कोई नहीं तो बिग बॉस तो है ही ना। वही, एक डर है that you might be the easy target of everyone and get evicted fast in the show. मैं चाहूंगा लोग ये समझे मैं इजी टारगेट हूँ, मैं चाहूंगा, मैं तो बोलता हूँ छापिया साहब, दीपक चौरसिया ने कहा वो इजी टारगेट है, तब तो मेरा असली रूप उनको देखने को मिलेगा। राइट। तो ठीक है, आप जो है ना, मैं जो दिखता हूँ वो मैं अंदर से नहीं नहीं। हूँ, और मैं जो अंदर से हूँ वो मैं दिखता नहीं हूँ। राइट, एग्जैक्टली। तो बताना भी नहीं आता, छुपाना भी अभी नहीं नहीं आया। आता, मुझे दोनों चीजें। What has your journey been like? How did it start? Life journey. मैं बहुत छोटे छोटे मतलब बहुत छोटे जगहों से आता हूँ। मेरे पिता एक सरकारी स्कूल के अंदर पहले टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल बन गए। और मेरे पिता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उस जमाने में पढ़े जब उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, सॉरी इंडिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको बच्चों को पढ़ाना है, तो वो शिफ्ट हो गए। तब मध्य प्रदेश नया नया राज्य बना था, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक होते थे तो उसके बहुत छोटे से ट्राइबल विलेज में हो गया, और 5 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं 5 बहनों के बाद इकलौता लड़का, और छठी भी मेरी बहन ही है, तो हम 6 बहनें एक भाई हैं। और मैं बहुत छोटे छोटे गांव में रहा। इनफैक्ट मैं जिस गांव में पैदा हुआ,
पांडुका, ये डिस्ट्रिक्ट रायपुर के अंदर है। ये बहुत छोटा सा ट्राइबल विलेज है। मेरे फादर चूंकि ट्राइबल स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो बचपन की मेरी जो स्कूलिंग हुई है ना, वो फर्श पे बैठ के या फिर टाट पट्टी हुए बैठ के जो हम्म। डिस्टर्ब पर लगा के जो वॉल बनते हैं, उस पे चौक से लिखी हुई है। तो 8th 9th तक वैसे पढ़ा हुआ है। लेकिन हाँ, स्कूलिंग से 9 में करने के बाद मैं अच्छा स्टूडेंट था, पोलिटिकल साइंस कॉलेज गया। लेकिन वहाँ से मुझे लगा कि पत्रकारिता मुझे करनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा कैरिकुलर में मेरी बड़ी रुचि थी। फिर मेरा एडमिशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में हुआ, और 92 से मैंने एक बहुत ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे काम करना शुरू किया। फिर मैं न्यूज़ ट्रैक में गया, वहाँ से आज तक 95 के अंदर शुरू हुआ। ऊपर वाले की दुआ है, फिर कभी पीछे मुड़ के पीछे नहीं मुड़ के देखा। नहीं देखा। आपको क्या लगता है कितने बिग बॉस मटेरियल है? लाइक आप बिग बॉस के लिए एकदम, आप कितना काबिल समझते हैं आपको, आपकी पर्सनालिटी को, अपने आपके तरीकों को? आपने हम्म, देखा होगा पिछले सीजन में कैसे लोग आते हैं, तो आप। देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैंने कभी बिग बॉस देखा था। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने डिसाइड किया, उसके बाद मैंने 3 दिन लगातार, दिन और रात, लगा के। मेरे 50+ एपिसोड हैं बिग बॉस OTT 2 के। अरे वाह। तो मैंने वो सब देखे हैं। देख लिया आपने। और मैं, मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी काम बिना तैयारी के साथ नहीं नहीं करता। हाँ, करते। अनटिल अनलेस कि एकदम से कुछ हो जाए, जैसे सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट हो गया। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। सरोजनी नगर में जिस दिन ब्लास्ट हुआ, मैं बड़ा पान मसाला खाता था। आप देख रहे हैं ना, मैं चिंगम हाँ। खा रहा हूँ उसको छोड़ के। तो मैं नीचे पान मसाला खरीदने उतरा, तो बीट कांस्टेबल वहां से गुजर रहा था। तो सब मुझे टीवी पे देखते थे। उस वक्त आज तक का एडिटर था। तो बोला, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला, क्यों, क्या हुआ? सर, सरोजनी में अभी ब्लास्ट हुआ है। और उस दिन दिल्ली में मेरे ख्याल से आधा दर्जन से ज्यादा पास हुए थे। करोड़ बाग में हुआ था, पहाड़गंज में हुआ था, बहुत और सरोजनी का अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा था। तो मैंने उसके बाद अपनी गाड़ी उठाई, जिन कपड़ों में था, सरोजनी नगर गया, तो वहाँ से रिपोर्ट करना शुरू किया। और अब मेरे साथ, मतलब मैं जब पहुँचा, उसी वक्त पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए। तो जो अनप्लान चीज़ होती है, वो भी मैंने करी, और जो बहुत प्लान होती है कि 9 PM का रूटीन करना है, वो भी मुझे करना है। मैं किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर सकता हूँ। So, what do you plan to do with now money, fame, and name that you will get after the show? Name, fame, and money. जो बोलते हैं ना, तीन चीज। देखिए बॉस, मैं टीवी के उस जनरेशन का आदमी हूँ जिसको 31 साल से लोग देख रहे हैं, देख रहे है ना? और बड़े सीरियस इश्यूज मैंने किए, वो बड़े मजाकिया चीजें भी की। राजू श्रीवास्तव ने मुझे बड़े जोक्स भी बनाए। इनफैक्ट राजू श्रीवास्तव जो सीजन जीते थे, उनका लाफ्टर चैलेंज आया था, हैं। उन्होंने मेरे बगदाद वाला जोक भी सुनाया था कि दीपक चौरसिया बगदाद गया और वहाँ से किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। उसके हिसाब से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। फिजिकल चैलेंजेस होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। सवाल का चीज क्या था, सॉरी, मेरे दिमाग से। कि आपको मतलब नाम, पैसा और शोहरत का हाँ, आप क्या करें? नाम, पैसा और शोहरत का आप क्या करेंगे? तो नाम, दीपक चौरसिया दिल्ली आज तक, या दीपक चौरसिया एज ए रिपोर्टर, इट्स हाउस होल्ड नेम। मेरे नाम का इस्तेमाल फिल्मों में किया गया, मेरे कैरेक्टर फिल्मों में रहा। तो मुझे नाम की कभी कमी नहीं थी। मैं हिंदुस्तान के उन चंद हिंदी पत्रकारों में से हूँ जिनकी सैलरी उस जमाने में, जब हार्डली लोग कुछ 1000 रुपए कमाते थे, लाखों में मुझे मिलते थे। तो नाम मेरे पास था, पैसा भी मेरे पास है, ज़्यादा नहीं है। साईं उतना दीजिए जामे कुटुब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। पर एक बात बताऊं, मेरे साथ कुछ ऐसा है, मैं ये बता देता हूँ, कि मेरे हाथ में जितना पैसा आता है ना, वो उड़ जाता है, मेरे पास बचता कुछ नहीं है। तो तीनों की मुझे कभी कमी नहीं रही, और भगवान की बहुत दुआ है, और भगवान ने बहुत कुछ दिया है। हाँ, बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ लिया भी है। सो सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बिग बॉस के बाद थोड़ा और मिल जाएगा तो एंजॉय करूंगा उसको, और कुछ नहीं। The house can get too much at times. How do you plan to tackle nasty situation in the house? ठीक है,
आज जब न्यूज रूम में काम करते हैं वहाँ कितने नास्टी लोग होते हैं। ती- घर में भी आप ये दो ग्रुप बन जाते हैं, पापा का अलग, मम्मी का अलग, बहनों का अलग, जीजाओं का अलग। और हर शादी में एक नाराज फूफा या नाराज बुआ तो होती है। तो बिग बॉस में भी ऐसे फूफा बुआ जी बुआ जीजा मौसा मौसी बहन भाई सबको देख लेंगे तो हैंडल कर लेंगे। how how much do you think your life will change after the show? मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा चेंज होगी वापस। 6-8 हफ्ते की बात है, एक नया अनुभव मिलेगा अपने पत्रकारिता के जीवन पर। आने वाली पीढ़ी को बताने सिखाने और पढ़ाने के लिए पुस्तक लिख रहा हूँ, तो उसमें एक नया अध्याय और जुड़ जाएगा। What is your aim for, like एक लक्ष्य क्या है आपका बिग बॉस में आने का? बिग बॉस में मेरे आने का लक्ष्य है कि मेरे अनुभव देश को पता लगे, अनकट बातें, मेरा जो असली चेहरा है, मैं कितना इमोशनल हूँ, मैं कितना सेंटिमेंटल हूँ, मैं कितना टफ हूँ, मैं कितना पिघलने वाला हूँ, ये दुनिया को दिखे। हम्म और ये मेरे लिए भी एक लर्निंग अनुभव होगा कि एक घर में इतने सारे लोगों के साथ अलग अलग बैकग्राउंड के रहना, उनके साथ करना और उनके साथ एक तरह का साइकोलॉजिकल मेंटल और फिजिकल खेल खेलना, ये भी अपने आप में एक रिच एक्सपीरियंस वो होगा। तो है। So, अगर आपकी 3 अच्छी और बुरी क्वालिटीज आप बताना चाहोगे तो क्या है? मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि किसी चीज के बारे में मुझे अगर पता करना है तो मैं उसकी जड़ तक जाता हूँ। चीज़ों को मैं बड़े लार्जर, दूसरी क्वालिटी है कि मैं चीज़ों को बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। इसको बोलते हैं ना ईगल्स आई। मैं ईगल्स ये नहीं है। समझता हूँ कि अगर एक पेड़ ऊपर 6 फीट है तो नीचे भी 2, 3, 4 फीट होगा। तो ऊपर नीचे मुझे दोनों चीज़ें पता है। और तीसरी चीज़ मेरा ये है कि अगर किसी चीज़ के पीछे बैठ जाता हूँ ना, तो मैं भी लगे रहो मुन्ना भाई, लगे ही रहता हूँ उसके पीछे। और जब तक उसको उसके अंतिम क्षण तक ना पहुंचूं, जिस बिग बॉस में आया हूँ तो मेरी कोशिश ये होगी कि जिस दिन ग्रैंड फिनाले हो तो उस दिन मैं वहां पर हूँ। ये मेरी 3 अच्छी क्वालिटी है। बुरी क्वालिटी है मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ। दूसरा, मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में मुझसे ले लेके मेरी पॉजिटिव एनर्जी लोग ले लेते हैं और और अपनी अपनी नेगेटिव। नेगेटिव मुझे दे देते हैं। तो मैं उस नेगेटिव को झेलता रहता हूँ, झेलता रहता हूँ, झेलता रहता हूँ। कोई हाथ टुटाता हूँ, कोई पाँव टुटाता हूँ, कुछ टुटाता हूँ, कुछ टुटाता हूँ। ये मेरी दूसरी नेगेटिव बात है। और तीसरी नेगेटिव बात है कि एट टाइम्स आई एम वेरी इम्पल्सिव। इम्पल्स। आपके लिए शो जीतना कितना इम्पोर्टेंट है? जीत और हार मेरे लिए मायने नहीं रखती। जिंदगी लंबी नहीं, मीनिंगफुल होनी चाहिए वाह, मेरे मन। क्या कहा आपने?